हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एक ही वीडियो में खत्म। यानी आज है इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो। आज की इस एक ही वीडियो में तुम्हारे इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे बहुत ही अच्छे से। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक, चलो सबसे पहले तो समझते हैं ये एटम्स क्या होता है। ठीक, अभी तो मार्कर की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही खोल लिया। एटम क्या होता है? कोई भी मैटर तुम ले लो, किसी भी मैटर का सबसे छोटा, सबसे बेसिक जो पार्टिकल होता है, या तो मैं कहूं जो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो एटम है। बहुत सारे एटम्स मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अगर मॉलिक्यूल हमारे पास एक से ज्यादा हो तो उन्हें मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो हुई एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक बहुत ही छोटी सी इंट्रोडक्शन। ये मैंने क्यों दी है? ताकि तुम्हारे जो चैप्टर का नाम है तुम्हें कम से कम उसका मतलब तो क्लियर हो, ये तो पता चले तुम्हें। ठीक, उसके बाद मेन टॉपिक्स से शुरुआत करते हैं। अब क्योंकि यार ये एक वन शॉट वीडियो है, मैंने इस चैप्टर को डिटेल में करवा रखा है लेक्चर वाइज। और इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो भी इसी चैनल एवीएम स्टडी हब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बनी हुई है, जहां पर हर एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में, अलग अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो है, हमें एक ही वीडियो में पूरा पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो हम हर एक टॉपिक को उस डिटेल लेक्चर की तरह इतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ने वाले। पर तुम्हारे एग्जाम में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वीडियो मोर देन इनफ है, कम भी नहीं है। तो चलो यहां पर मैं सिर्फ तुम्हें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं या आएंगे या आ सकते हैं। चलो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने तुम्हें उतना तो बता ही दिया है जितना एग्जाम में आना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर डिटेल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो लेक्चर्स जाके देख लो। शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। क्या होते हैं? लॉज होते हैं साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाए गए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स जो किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए बनाए गए हों। सीधी सी बात है। लॉज का मतलब बेसिकली तुम इतना समझ सकते हो, रूल्स या नियम। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा केमिकल्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं और किसी एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नई चीज बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, उन्हीं को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा है। बनाए किसने हैं? लेवॉइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हमें इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर दो लॉज दिए हैं। नाम याद रखना इनका, क्योंकि वन शॉट वीडियो में मैं तुम्हें जो जो चीज बता रहा हूं वो हर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेवॉइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट जी ने ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ये दो लॉज दिए थे। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं, फिर तुम उसकी ये डेफिनेशन पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है ना। तो डेफिनेशन लिखी हुई है पर मैं तुम्हें समझाऊंगा भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लॉ का मतलब क्या होता है मैंने समझा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मास को कंजर्व करके रखना, यानी मास बदलेगा नहीं। केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद जितने भी केमिकल्स उसमें हैं उसका जो मास है वो एक जैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूं कि दो हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है H2O। वैसे ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन तुम पढ़ोगे 10th क्लास में। 9th क्लास में तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा आइडिया है, ये सिर्फ एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, तुम्हें ये कहीं पर भी लिख के नहीं आनी है। तुम्हें मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ये वाटर बना रहा है, तो इसमें तुम ये समझ सकते हो कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU, तो ये हो जाएगा 2 × 1। यहां पर एक ऑक्सीजन है, 10 नहीं लिखा हुआ, ये ऑक्सीजन है, O है, और कहीं समझ बैठो 10 लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ, ये 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहां पर समझ लो हाइड्रोजन का मास है 2 1 यानी कि 2, और ये जो ऑक्सीजन है कितना है, ये 1 × 16 यानी कि 16, और ये 16 और 2 कितना हो गया 18। तो यानी कि टोटल जो 18 ग्राम का मास इस तरफ है, और इस तरफ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी 18 का ही होगा। आया समझ? तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है, जब 2 या 2 से ज्यादा कोई भी अगर चीजें आपस में जुड़ेंगी, कंबाइन होंगी और एक नई चीज बनाएंगी, जैसे वाटर बना दिया, तो इस टाइम पर जो मास पहले था टोटल मिलाकर हर एक चीज का, वही कुछ नया बनने के बाद उसका होगा। यानी इधर 18 तो इधर भी 18, कोई कम नहीं होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन यहां से यहां तक गई और वाटर का मास यहां पर कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि यहां पर मास जो है वो कम था और आगे जाकर यहां ज्यादा बन गया, नहीं हो सकता ऐसे। तो बस यही कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास है किसी भी केमिकल का, किसी भी एटम का, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉय होने का मतलब खत्म हो जाना, कम हो जाना, क्रिएट होने का मतलब नया बन जाना, बढ़ जाना, ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। अब देखो, लॉ का मतलब तुम्हें पता है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, सेम। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? प्रपोर्शंस का मतलब होता है हिस्से। कौन से हिस्से सर? कैसे हिस्से सर? बताता हूं। जैसे कि वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। पानी में अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 × 1। अब हम बीच में डालेंगे रेशियो का साइन, जैसे हम इस 2 का साइन भी कहते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहां पे 2 1 सा कितना हो गया 2 इस 2, 1 × 16 कितना हो गया 16, तो यहां पे 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, ऐसा कट सकता है, तो यह आ गया 1:8। अब 1:8 का मतलब क्या है कि एक हिस्सा हाइड्रोजन का है और 8 हिस्से ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब ये है। हमने कैसे निकाला मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। इसके मास को रेशियो में रखो, वो आपस में कुछ कटता है तो काटो, और ये आ जाएगा हमारे पास प्रपोर्शन यानी कि हिस्सा इस मॉलिक्यूल का, कह सकते हो हिस्सा आ गया हमारे पास। यही है वो प्रपोर्शन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है? यानी एक ऐसा नियम जो कि बनाया गया है सेम तरह के प्रपोर्शन रहने के लिए। मतलब अगर तुम पानी लेते हो, अब तुम पानी चाहे अपने घर की टूटी में से लो, चाहे तुम पानी किसी तालाब में से लो, चाहे तुम पानी जाके किसी नदी में से लो, चाहे तुम पानी जाके किसी नाली में से ले लो, कहीं से भी ले लो, वो जो पानी है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या H2O का जो रेशियो है, जो प्रपोर्शन है, वो 1:8 ही रहने वाला है। चाहे पानी का सोर्स कुछ भी हो, सोर्स मतलब जहां से वो पानी लिया गया है, ठीक है, तो वो पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, उसका प्रपोर्शन हर जगह सेम रहेगा। ये वो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट मतलब सेम, प्रपोर्शन मतलब बता दिया। तो यहां पर वो स्टेट करते हैं, ये प्राउस्ट जी ने डेफिनेशन दी थी इसकी, याद रखना, कि
इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने मास के अकॉर्डिंगली सेम प्रोपोर्शंस में रहते हैं। डेफिनेट का मतलब भी सेम ही होता है, और इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह देते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो कंफ्यूज मत होना, यही है, इसी का दूसरा रूप है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है। अपनी एग्जांपल लेता हूं, मेरा नाम अंकुर है। अब घर में मुझे कोई अंकु भी बुलाता है, कोई अंके भी बुलाता है ना, तो मेरे 2-3 नाम हो गए ना। तो वैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के 2 नाम हैं, एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसमें से तुमसे पूछा जा सकता है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर जो 2 लॉज आते हैं वो कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन दो, तो तुम दे दोगे। किसने दिए हैं? लेवॉइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले लॉ की डेफिनेशन किसने दी है? प्राउस्ट जी ने। डेफिनेशन क्या है वो भी लिख रखी है, सीधी सी बात है। तो यहां तक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का टॉपिक डन। अब हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, तब तक के लिए इसको नोट करो। चलो अब हम अगला टॉपिक करते हैं जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश केमिस्ट ने। ठीक, अब इसमें ये एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या है? डाल्टन का मतलब तो पता चल गया, इनका नाम है। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में, एटॉमिक थ्योरी का मतलब है एटम्स के बारे में कुछ और थ्योरेटिकल नॉलेज, इतना तुम कह सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। स्पेलिंग है POSTULATES, पोस्टुलेट्स। इस थ्योरी के अंडर, इस थ्योरी में कुछ 5 पॉइंट्स आते हैं जिन्हें हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। और तुम्हारे ना एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ही कभी कभार आ जाता है कि यार बताओ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे या टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, उन्हें हम एटम्स कहते हैं। और ये एटम्स ही हैं जो कि कई सारी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब तुम इसे कैसे लिखोगे? ऐसे एरो डाल के नहीं लिखोगे बीच बीच में, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। तुम कैसे लिखोगे? ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल या विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक, तुम ऐसे लिखोगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। यानी ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि अब इन्हें और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, और ये ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक, अगला पॉइंट। अब हमारे पास किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है और एटम में क्या डिफरेंस है, कई बच्चों को यही क्लियर नहीं होगा। एलिमेंट का मतलब यार देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एटम नहीं एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के इसी एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होने वाले हैं। ठीक, हाइड्रोजन के, देखो माइक गिर रहा था थोड़ा तो मैं इसलिए देख रहा था, कुछ और मत समझना, माइक गिर रहा था मेरा नीचे। हाइड्रोजन के एलिमेंट, ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, रुको यार मेरा दिमाग खराब, मैं कुछ और ही बोले जा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है। ठीक, ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, और इसी हाइड्रोजन के एक एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो एटम क्या है? एटम किसी एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, तो यही वो बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास किसी एक एलिमेंट का कोई एक एटम गिवन है
या किसी एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स गिवन हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का अगर मैं एलिमेंट ले लूं तो मेरे पास वो कहना चाह रहा है कि सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही हैं, तो उन सभी एटम्स के जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। पर वहीं अगर मैं किसी अलग एलिमेंट, डिफरेंट, यहां पर वर्ड देखो, अगर मैं किसी अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स ले लूं, एक एटम मैंने हाइड्रोजन का उठा लिया, दूसरा एटम मैंने ऑक्सीजन का उठा लिया, तो वो दोनों के जो भी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। सीधी सी बात है। अब यहां पर इन कॉमास का मतलब होता है जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, इतना तो पता होगा। अब ये 5th पॉइंट मैंने पूरा लिखा है, इसमें कोई एरो नहीं डाला हुआ, कोई कुछ नहीं, ये पूरा पूरा लिखा है। जो भी रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम है वो कांस्टेंट रहने वाला है किसी भी एक कंपाउंड के लिए। यानी ये क्या है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही एक अलग भाषा में लिख रखा है कि अगर मेरे पास किसी एक फिक्स्ड रेशियो में, एक प्रोपोर्शन में कोई एक कंपाउंड है, तो चाहे तुम वो कहीं से भी ले लो, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, वो हर जगह उसका प्रोपोर्शन सेम रहने वाला है। वही यहाँ पे लिखा है, जो रिलेटिव नंबर और जो काइंड ऑफ एटम्स हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं किसी भी कंपाउंड के। थोड़ा अलग भाषा में लिख रखा है, बात वही है। ठीक, तो ये रहे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वो 5 पॉइंट्स, वो 5 पोस्टुलेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पांचों लिख देना। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसने दी, जॉन डाल्टन ने दी, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। बाकी इनके बारे में थोड़ी और चीज जाननी है तो मेरा एक डिटेल लेक्चर बन रखा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैंने जॉन डाल्टन जी के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करी है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा पोस्टुलेट ऐसा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो वो है सेकंड वाला। तुमसे पूछा जा सकता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ऐसा पोस्टुलेट कौन सा है, तो वो है ये 5th वाला। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें इसमें से कोई और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता है। बाकी अगर आएगा तो इसी से घुमा फिरा के आ जाएगा इसी टॉपिक में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। बाकी आगे बढ़ते हैं, अभी इतना नोट करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के हम जो 3 टॉपिक्स हैं उसको इसी में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा कमेंट्स में या कहीं पर भी कि सर आपने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए ना। मैंने पहले ही बताया ये 1 शॉट वीडियो है जिसमें इस चैप्टर के सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस होने वाली हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के लिए वो मैं यहां पर करवा भी नहीं रहा हूं। बाकी अगर तुमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बन रखी है, लेक्चर बन रखे हैं, बार बार कह रहा हूं जाके देख लो। पर अगर यहां पर आए हो, इस वीडियो पे आए हो, तो यहां पर तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट सामान मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स। अब जो अगला टॉपिक है वो है सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के लिए अब अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को सिंबल दिया गया है H, एल्यूमिनियम को सिंबल दिया गया है Al। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको कभी भी ऐसे A और साथ में L बड़ा करके मत लिख देना, गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए या फिर कोई भी एक ऐसे एलिमेंट के लिए जिसके सिंबल में 2 वर्ड आते हैं शुरुआत के, तो पहले वाला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, दूसरे वाला स्मॉल होता है, वो साथ में बड़ा नहीं होता, याद रखना। अगर वो एक सिंगल एलिमेंट है तो कोबाल्ट के लिए मैं C और O लिखूंगा, ऐसे C और बड़े वाला O नहीं लिख दूंगा। आया समझ? ऐसे C पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये C और O अगर मैं लिख दूंगा तो ये कोबाल्ट का सिंबल नहीं बनेगा। इसका मतलब होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करे हुए हैं। आया समझ? तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं ऐसा दर्शाएगा, कोबाल्ट को नहीं दर्शाएगा। कोबाल्ट को तभी दर्शाएगा अगर C बड़ा होगा O छोटा होगा, तब ये कोबाल्ट का सिंबल बनेगा। और तुम्हारी NCERT, न्यू NCERT, इसी साल की NCERT के पेज नंबर 29 पे एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल की हेडिंग यही है, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। उसमें कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स वहां पे दिए हैं, तो तुम जाके उसे देखो, पढ़ो, याद करो, रट्टा मारो, मुझे नहीं पता, पर उन सब एलिमेंट्स के सिंबल तुम्हें याद होने चाहिए अब। ठीक, उसके बाद
एटॉमिक मासेस के ऊपर आते हैं। अब यार तुम्हारी बुक में ना इस एटॉमिक मास वाले टॉपिक के नीचे बहुत बड़ी कहानी लिख रखी है, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए सच्ची बताऊं तो किसी काम की नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जो एटॉमिक मास है ना, अगर तुम्हें इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल डिटेल में समझना है, तो उसके लिए लेक्चर है। एक लेक्चर पूरा आधे घंटे के आसपास का शायद मैंने बना रखा है एटॉमिक मास के टॉपिक के ऊपर, जिसमें एनसीईआरटी की वो हर एक एक लाइन को बताया है मैंने तुम्हें, वो भी बिल्कुल डिटेल में। पर ये क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो यहां पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो एटॉमिक मास के रिलेटेड जो भी एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज है वो है, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले अगर तुम्हें समझना है तो एटॉमिक मास से तुम्हें सीधी सीधी बात यह समझ में आ रही है कि ये एटम्स के मास की बात हो रही है यहां पे। यानी अलग अलग जो हमारे पास एटम्स हैं उनका जो जो मास है वो हमें इस टॉपिक के अंडर पढ़ना है, ठीक। उसके बाद तुमसे पूछी जा सकती है एटॉमिक मास के अंदर ना यार जितने भी एटॉमिक मासेस हैं अलग अलग एटम्स के, एलिमेंट्स के, उनकी एक यूनिट होती है। यूनिट मतलब जैसे कि अगर मैं तुझसे पूछता हूं बता तेरा भार कितना है, तो या तो तू मुझे कहेगा सर 60 kg है, कोई कहेगा 100 kg है, कोई कहेगा 70 kg है, सबके अलग अलग होंगे। तो ये जो 60 तूने बोला, ये जो नंबर है ये तेरा मास है, और ये जो तूने kg बोला, जो किलोग्राम बोला, ये है उसकी यूनिट। तो ऐसे ही जो एटॉमिक मासेस हैं, जो एटम्स के मासेस हैं, उनकी भी एक यूनिट है, और वो यूनिट को कहते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। और तुझसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट या फिर डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो तू कैसे डिफाइन करेगा? तू ऐसे लिखेगा 1 AMU इज डिफाइंड एज प्रिसाइजली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक, ऐसे लिखेगा। अब सर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? यार अगर तुझे इसका मतलब जानना है तो मैं तुझे बता दूंगा, पर अगर तुझे समझ नहीं आया, इसका मतलब इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो तुझे क्लियर नहीं है, तो तुझे जाके डिटेल लेक्चर देखना होगा। पर अगर तू एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे सिर्फ ये डेफिनेशन का रट्टा मारना है, एग्जाम में पास होने के लिए ही पढ़नी है, तो तेरे लिए तो इतना जानना भी इनफ है। पर अगर तू एक अच्छा बच्चा है, टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो तू डिटेल में पढ़ जाके बने हुए हैं। पर यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, वैसे जिन्होंने वो डिटेल लेक्चर देख रखे हैं ऑलरेडी उन्हें तो पता चल ही गया होगा, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। 1 AMU इज डिफाइंड एज प्रिसाइजली, 1 AMU को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से, थोड़े आसान तरीके से, कि ये होता है कार्बन 12 एटम के मास का 1/12वां हिस्सा। कार्बन 12 का मतलब कि कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप जिसका मास जो है वो 12 है। ठीक, अब कार्बन आइसोटोप का मतलब होता है कुछ ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। नंबर को छोड़ो, चलो वो तो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो ना कार्बन के इसी तरीके से ना कार्बन 12 की जगह कार्बन के और भी आते हैं आइसोटोप जिनके मास अलग अलग हों, पर हमने लेना है कार्बन 12 वाला, यानी जिसका मास 12 AMU हो। और 1 AMU डिफाइन किया जाता है और आसान तरीके से या प्रिसाइजली कि वो क्या है, कार्बन 12 एटम का 1/12वां हिस्सा है, यानी कार्बन 12 एटम के मास का 1/12वां हिस्सा है। समझा दिया मैंने। अब जिनको समझ आ गया ठीक, जिनको नहीं आया पर सिर्फ एग्जाम में पास ही होना चाहते हैं, रट्टा मार लो। पर अगर तुम्हें समझना है, अच्छे से समझना है, तो जाके डिटेल लेक्चर देख लो। आगे बढ़ते हैं। अब पहले AMU अर्लियर, यानी पहले AMU को एटॉमिक मास यूनिट को एटॉमिक मास की यूनिट मानते थे, यही लिखते थे। पर अब IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिकमेंडेशन या सजेशन ये है कि AMU की जगह सिर्फ U इसकी यूनिट होनी चाहिए। U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक, अब ये IUPAC क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अप्रूवल के बिना ऐसे किसी भी एटॉमिक मास वगैरह की जो यूनिट है वो नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि ऐसे तो इसकी अप्रूवल के बिना मैं कुछ भी इसकी यूनिट रखता फिरूंगा,
मेरा नाम है अंकुर, मैं अंकुर रख दूंगा यूनिट। तेरा नाम कुछ भी हो सकता है, तू अपने नाम की यूनिट रख देगा उसमें। अब यार कईयों के तो आजकल इतने अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, और अगर तुम उनके नामों पे हर सभी एटम्स के यूनिट रखने लग गए ना, फिर तो हो गया काम। मतलब हमारे जितने भी इंडियन लोग हैं उनमें कुछ लोगों के नाम तो बड़े सही हैं, पर कुछ लोगों के तो बड़े ही अजीबोगरीब से नाम हैं। साउथ इंडियंस के तो कुछ ज़्यादा ही इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं ना यार, सीधी सी बात है। सोच लो अगर हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में से किसी ने कुछ नया इन्वेंट कर दिया और उसकी उसने कोई भी यूनिट रखनी है, अब वो अपने नाम से रख दे और बाद में तो बंदा पढ़ने वाला पागल हो जाएगा। वो कहेगा यार ये क्या है, इतनी बड़ी यूनिट, पूरी यूनिट लिखने में उसका पेपर का सारा टाइम चला गया फिर तो ऐसे नहीं होता ना। इसी तरीके से IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कहने पर पहले AMU था, पर उसकी जगह पे अब U यानी यूनिफाइड मास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये तो एटॉमिक मास के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें ज़रूरी जो कि पूछी जाने वाली हैं। और अगली तुम्हारी NCERT के न्यू NCERT के पेज नंबर 32 पे एक टेबल बना हुआ है सॉरी, एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल की हेडिंग है एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। उसमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन हैं, तुम उसे याद करो, रट्टा मारो, घोट के पी जाओ, मुझे नहीं पता, करो। ठीक, कई सारे एटॉमिक मासेस दिए हैं, आगे क्वेश्चंस करने में यूज़ होने वाले हैं जो तुम करोगे। ठीक है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ टॉपिक समझाने आया हूँ, तो बस याद कर लेना। एटॉमिक मासेस के लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि 1 AMU की डेफिनेशन क्या है, अब AMU की जगह कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, क्यों की जाती है, IUPAC ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स जो है वो कैसे पाए जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अब जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली या फिर मैं कहूँ तो अकेले नहीं पाए जाते हैं। अगर बहुत सारे एटम्स आसपास में पड़े हैं ना, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़कर वो कई सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। आयंस क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अभी आगे एक टॉपिक पूरा आने वाला है बड़ा सा आयंस का, मतलब हम तो उसको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, अगर डिटेल में पढ़ना है तो ऑल वही लेक्चर पड़ा हुआ है। तो यानी मॉलिक्यूल्स और आयंस बना देते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं ये कई सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस आपस में जुड़कर मैटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। मैटर वही है जैसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैटर क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो हर एक चीज़ जिसका कुछ ना कुछ भार है, जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो मैटर है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। इसमें हमने क्या पढ़े, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उन्हें सिंबल दिया जाता है। और पेज नंबर 29 पे एक टेबल बना हुआ है जिसकी हेडिंग यही है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं जो तुम्हें याद करने हैं। उसके बाद एटॉमिक मास में से तुम्हें पूछा जा सकता है कि 1 AMU को डिफाइन करो। पूछा जा सकता है कि AMU पहले यूनिट थी और अब कौन सी है, और अब ये भी पूछा जा सकता है कि अब U है तो पहले कौन सी थी। ये भी पूछा जा सकता है U की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मास। AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU से U करने का रिकमेंडेशन या सजेशन किसका था, IUPAC का। ठीक है, उसके बाद एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स या आयंस बना देते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स या आयंस जुड़कर मैटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। और वो मैटर क्या है तुम्हें पता ही है, जैसे हम फील कर सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम टच कर सकते हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो हर एक चीज़ जिसका कुछ ना कुछ भार है, जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो मैटर है। तो इसी के साथ हमने 3 और टॉपिक्स को एक ही पार्ट में डिस्कस कर लिया। नोट कर लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तुमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां पे देख लो जो तुम्हें लिखनी है। मैं डेफिनेशन एग्जैक्ट पढ़ के भी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो भी पता चल जाएगी तुम्हें, बहुत आसान है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
एटम्स जो हैं वो किसी भी मैटर के सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, और अलग शब्दों में कहें तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, या ब्लॉक्स कह दो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। एटम्स जो हैं वो सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी मैटर जो है जितने भी हैं वो इसी से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए, अ मॉलिक्यूल इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एक मॉलिक्यूल जो है जनरली एक ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का जो कि आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है कि एटम क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। और बहुत सारे जो एटम्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स हैं, उनसे मिलकर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब मॉलिक्यूल के आगे 2 टाइप्स हैं। पहला मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब इन दोनों पे जनरली एग्जाम में कोई क्वेश्चन इतना आता नहीं है। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है तो मैंने सोचा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सबसे पहले तो क्या आ सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते क्या हैं। यार देखो, अलग अलग एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें देखने के लिए या इन्हें समझने के लिए तुम्हें समझना होगा एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन दिया है तो ये जो ऑक्सीजन है ये अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब करेगा पर तब उस टाइम पर ना ये किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। अगर ये अकेला है तो ऑक्सीजन के साथ में एक और ऑक्सीजन जुड़ के O2 बनेगा हमेशा। ऑक्सीजन अकेला नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में जुड़े हैं, जुड़कर एटम्स कहो या एलिमेंट्स कहो, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स जो हैं आपस में जुड़े हैं, तो यहां पर जो ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़े हैं, यही इसकी एटॉमिसिटी है कि इसके साथ 2 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़ के O2 बनाते हैं, और 2 का मतलब होता है डाई, और 2 एटम्स है तो डाई एटॉमिक, और यही होगी इस O2 की एटॉमिसिटी। O2 की बोलो या तो कहो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, डाई एटॉमिक है। आया समझ? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बने हुए हों। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बने हुए हों। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अपने खुद के ही एक और एटम से जुड़ के बना हुआ है, O2, और इसे हम डाई एटॉमिक कहेंगे। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम से जुड़ा हुआ, और ये डाई एटॉमिक इस ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं जुड़े हुए हैं आपस में, वो उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। इतना समझ आया? एटॉमिसिटी क्या होती है समझ आ गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं समझ आया। एलिमेंट्स ही तो बने होते हैं बहुत सारे एटम्स से, तो वही एटम्स जब आपस में जुड़ेंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो गया? वो हो गया ना। तो बस वही बात हो रही है। एटॉमिसिटी क्या होती है वो भी बता दिया। पेज नंबर 31 पे एक टेबल दिया हुआ है। टेबल की हेडलाइन जो है ऊपर एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है, उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। कई सारे अलग अलग नॉन मेटल्स की, एलिमेंट्स की जो एटॉमिसिटी है वहाँ पे दे रखी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स था, यहाँ पे कंपाउंड्स है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पे O2 था, यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड्स के अंदर 2 अलग अलग तरह के एटम्स आपस में जुड़ेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन का जुड़ गया, एक ऑक्सीजन का जुड़ गया, वाटर बन गया, है ना। 2 अलग अलग जुड़ गए, तो ये हो गए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही पेज नंबर 31 पे एक टेबल है जिसकी हेडिंग है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, जिसमें कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल, उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और उनका रेशियो बाय मास दिया है। तो जाके एक बार पढ़ लेना। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी कि जो जिन एलिमेंट्स से मिलके वो बना है कंपाउंड, वो अलग अलग एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास क्या है, जो हमने पहले थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में निकाला था। जैसे वाटर का है 1:8, वैसे कुछ और दिए हुए हैं, उनका भी मास दिया हुआ है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ सकता है, एटम्स की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट्स हैं उनमें से एटॉमिसिटी क्या होती है, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, बस ये पूछा जा सकता है। नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाला जो पार्ट है शायद उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यार वैसे मैंने सोचा था कि इस पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर इसके बाद अभी एक और पार्ट है, कोई नहीं, वो उसके बाद 2 टॉपिक ही और बचेंगे इसके बाद, जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे। फिलहाल इसे करते हैं। सबसे पहले तो आयंस क्या होते हैं, आयन क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। अब कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बने हैं उनमें कुछ चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं और उन्हीं चार्ज्ड स्पीशीज को हम आयंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन को समझने के लिए। क्या डेफिनेशन है? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज, दैट चार्ज्ड स्पीशीज इज, आर नहीं आएगा वहाँ पे, या दैट चार्ज्ड स्पीशीज इज नहीं आएगा, आर नोन एज आयंस, उन्हें आयंस कहते हैं। ठीक, अब तुम्हें समझाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कंपाउंड ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं जिसे। इसमें ये जो Na वाला पार्ट है इसको हम ऐसे नहीं लिखते कि ये Na और Cl से मिलके बना है, ऐसे नहीं लिखते हम इसको। हम कहते हैं ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलके बना है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो इनके ऊपर आ गया है ना, वो इन्हें आयंस बना देता है। क्या बोला मैंने? कंपाउंड्स जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। उनमें चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर चार्ज है। जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन स्पीशी हैं और इसके ऊपर चार्ज है प्लस का, एक के ऊपर माइनस का, और इन्हीं चार्ज स्पीशीज को ही हम आयंस कहते हैं। यानी इसी Na पॉजिटिव और इसी Cl नेगेटिव को ही हम आयन कहेंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इसी तरीके से चार्ज स्पीशीज या आयंस जुड़े हुए होते हैं, और वही जो चार्ज स्पीशीज होती हैं वही आयंस होते हैं, सीधी सी बात है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? आयन की डेफिनेशन आ सकती है, तुम्हारे सामने लिखी हुई है। और क्या आ सकता है कि बताओ पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, जो करना है कर लो, पर ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है? पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर एक नेट चार्ज होता है, जैसे कि OH नेगेटिव, इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। अब कई लोगों को यह समझ तो आया ही नहीं होगा, तो ठीक है मैं अच्छे से और समझाता हूं फिर। यार पॉली एटॉमिक आयंस, नाम से ही समझो ना, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और एटॉमिक आयंस, आयंस का मतलब तुम्हें पता है, एटम का मतलब भी तुम्हें पता है, यानी एक से ज़्यादा एटम्स से मिलकर जो एक आयन बनता है वो पॉली एटॉमिक आयन है। एक ऐसा आयन यानी एक ऐसी चार्ज्ड स्पीशी जो किसी सिर्फ एक एटम के ऊपर नहीं है, वो कुछ ग्रुप ऑफ एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के ऊपर एक सेम ही चार्ज है, दैट इज नेगेटिव का। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के ऊपर अलग चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर अलग चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, दैट इज नेगेटिव, बस, ठीक है। और इस OH नेगेटिव को तुम इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, और ये OH नेगेटिव का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। उसके बाद तुम्हारी NCERT के पेज नंबर 32 पे एक टेबल दिया है जिसकी हेडलाइन है सम आयनिक कंपाउंड्स, और इसी के अंदर कई सारे आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। उनके मतलब आयनिक कंपाउंड्स में पॉली एटॉमिक वाले भी दिए हैं, दूसरे भी दिए हैं, तुम एक बार रीड कर सकते हो। अब हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का। अब यार देखो, किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो उसमें यूज़ हो रहे एटम्स या एलिमेंट्स के सिंबल्स आने चाहिए। अब सिंबल्स तुम्हें कैसे याद करने हैं, कहाँ से देखने हैं, ये सब मैं तुम्हें ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ पहले। दूसरी चीज़, तुम्हें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे पता करें? पेज नंबर 32 पे तुम्हारी NCERT बुक में एक टेबल दी है, नेम एंड सिंबल्स फॉर सम आयंस करके। इसमें तुम्हें कुछ आयंस दिए हुए हैं, उनकी वैलेंसी भी दी है, और भी कुछ चीज़ें उस टेबल में तुम्हें दी हुई हैं।
तो तुम्हें वो देखनी होंगी, याद करनी होंगी। इस चैप्टर में याद करने वाला काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस चैप्टर को टाइम देना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें तुम्हें याद करनी है किसी भी चीज़ का केमिकल फॉर्मूला, या तो मैं कहूँ कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का अब हम फॉर्मूला बना के देखते हैं। सिर्फ समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा भी बनाओ कैसे। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन यूज़ हो रहा है, तो मैंने कहा था सबसे पहले एक तो तुम्हें सिंबल आने चाहिए, दूसरी तुम्हें वैलेंसी। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की भी होती है 1। अब हम यहाँ से करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के पास गया 1, तो हाइड्रोजन 1 जा हाइड्रोजन। क्लोरीन के पास भी गया 1, तो क्लोरीन को भी ऐसे ही लिख सकते हो, तो HCl इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन आ रहे हैं सॉरी, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन आ रहे हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का सिंबल O। कैल्शियम की वैलेंसी 2, या मैं कहूँ तो ये तो आयनिक होता है ना, तो इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव, इसकी 2 नेगेटिव। अब जब यहाँ पे सेम होते हैं ना, जैसे 2 2, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे Ca2O2, ऐसे Ca2O2 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको CaO लिखेंगे। वो जो 2 3 वाली चीज़ होती है ना, वो हट जाती है जब ये दोनों सेम हो जाते हैं। तुम इसको ऐसे Ca2O2 नहीं लिखोगे, इसकी जगह तुम ये CaO लिख सकते हो। जब ये दोनों सेम हो तब, जब अलग अलग हो तब नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखोगे। इसमें कैल्शियम और ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन यूज़ हो रहा है, तो कैल्शियम आएगा Ca से, हाइड्रोक्साइड आएगा OH से। इसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, OH की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 1 नेगेटिव, है ना। इस पूरे OH के ऊपर एक नेगेटिव ही चार्ज होता है, 1 नेगेटिव हो गया। इसके पास 1 जाएगा, इसके पास 2 जाएंगे, तो कैल्शियम के पास तो 1 गया। पर अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पर ना कई बच्चे लिख देते हैं OH2 और फिर टीचर कहेगा हे। गलत, 0, अंडा, ऑक्सीजन। अरे CaOH2 नहीं होता है। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया ना कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये OH के पूरे के ऊपर है, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से किसी एक चीज़ पे नहीं है। अगर तुमने इसके साथ में 2 लगा दिया तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस कैल्शियम के साथ में जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन है उसमें 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ नहीं। तो क्या करें सर? तुम्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक ब्रैकेट में बंद करना होगा और फिर उसके बाद 2 लिखना होगा। इसका मतलब है कि ये जो 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तब ये फॉर्मूला बनता है सही। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट। बाकी अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि बहुत जल्दी में मैं करवा रहा हूँ, तो यार देखो, ये 1 शॉट वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डिटेल लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे। अगर तुमने डिटेल लेक्चर नहीं देखे तो ये 1 शॉट वीडियो उनके लिए भी है जो एग्ज़ाम में सिर्फ पास होना चाहते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे अच्छे से करना चाहते हैं। थोड़ा रट्टाफिकेशन वाले बच्चे जो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आके वीडियोस देखते हैं। पर अगर तुम ऐसे बच्चे हो, दूसरी कैटेगरी वाले जो मैंने अभी बोला, और तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई तू ऐसा कर कि जो टॉपिक तुझे समझ नहीं आ रहा ना, तू सिर्फ उस टॉपिक की वीडियो जाके अलग देख ले, क्योंकि हर एक लेक्चर टॉपिक वाइज बना हुआ है, तो तू टॉपिक वाइज जाके देख सकता है। बाकी अभी मैं अगला फॉर्मूला करवाता हूँ जो कि है अमोनियम सल्फेट का। अब देखो, यानी ये अमोनिया और सल्फर से मिलकर बना है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4, अमोनिया सल्फेट का होता है SO4, सिंबल बोल रहा हूँ। NH4 की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 पॉजिटिव, SO4 की होती है 2 नेगेटिव। नहीं, 3 पॉजिटिव नहीं होती, 1 पॉजिटिव होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा NH4 होल 2
SO4। मैं एक बार चेक कर लूँ इसको, शायद कोई गलती है इसमें, पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ भी गलत ना बता दूँ। NH4 2SO4, नहीं यार कोई गलती नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था शायद गलती हो रही है, पर नहीं हो रही है। NH4 2SO4 सही है। सॉरी। इसमें से क्वेश्चन यही आ सकता है कि बताओ आयन क्या है, आयन की डेफिनेशन क्या है, लिख सकते हो। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, लिख सकते हो। उसकी एग्जाम्पल क्या होती है, लिख सकते हो। केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, लिख सकते हो। अब लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। वो टॉपिक यार वैसे सच्ची बताऊं तो वो, चलो ठीक है मैं करवा ही देता हूँ यार, फिर बाद में कहोगे सर ने पूरा नहीं करवाया, पीछे छोड़ दिया। दोनों टॉपिक मैं करवाता हूँ, तब तक के लिए इतना नोट करो। तो चलो अब हम लास्ट के 2 टॉपिक करते हैं, जो है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स के मास निकालना होता है हमें। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है HNO3, और कहा जाएगा इसका मास निकालो। कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज 1, प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है इंटू हाइड्रोजन का जो भी मास होता है दैट इज 14, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज 16। आगे बढ़ो, 1 इंटू 1 1, ठीक है ना, ये 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर 1 इंटू 14 प्लस, ये प्लस आना है यहाँ पे, प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 हो गया 48। उसके बाद 48 और 10 कितना हो गया 58, 58 और 4 हो गया 62, 62 और 1 हो गया 63, तो 63U इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, देखो यार फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी तरह से निकलेगा जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। बस फर्क इतना आ जाता है कि फॉर्मूला यूनिट मास में ना जिन कंपाउंड्स का या जिन मॉलिक्यूल्स का हमें फॉर्मूला निकालना, मास निकालना होता है, वो आयंस होते हैं इसमें जनरली, बस इतना सा फर्क है। जैसे कि अब CaCl2 दिया है, इसका मास निकालो, कैसे निकालोगे। कैल्शियम का मास होता है 40, ये 40 कैसे लिख दिया सर, अरे यार ये लो 40 प्लस 2 कैल्शियम है तो 2 इंटू एक कैल्शियम नहीं क्लोरीन, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, 40 प्लस 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आएगा आई गेस। देखें 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 1 11, 2 3 ज़ा 6 1 7, बस हो गया। अब यहाँ पर आएगा पॉइंट, यह आया 71, ठीक है। 71.0 मतलब 71 ही है, 71, 40 और 71 आ गया 111U। प्लस तो कर ही सकते हो सिंपल, तो बस सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का मास लिखा और जितनी बार हाइड्रोजन था उससे मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन का मास लिखा जितनी बार नाइट्रोजन था उससे मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का मास लिखा जितनी बार ऑक्सीजन था, ये रहा 3 बार, उतना मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। वैसे यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन जितनी बार भी था और उसका जो भी मास था लिखा, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, आंसर आ गया। सीधी सी बात है, यह था मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, और इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। वन शॉट वीडियो में इसके सारे एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस कर दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, जो भी इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम में आने के लिए सारा सामान तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है। अगर अभी तक तुमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कुछ भी नहीं पढ़ा था और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो इतना पढ़ जाओ, काफ़ी होगा। मतलब इस चैप्टर में से तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तुम अब अटेम्प्ट तो कर पाओगे, अपने आप से बनाकर कुछ भी करके तुम लिख ज़रूर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। खाली तो नहीं छोड़ के आओगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आओगे जो इस चैप्टर का आएगा, अगर तुमने इतना अच्छे से कर लिया है तो, ठीक। बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली थी, है ना, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था। एक बार मैं ड्यूरेशन चेक कर लूँ कितनी हो चुकी है। फ़िलहाल तुम इसे नोट करो,
फिर मैं तुम्हें कुछ और बातें बताता हूँ। नहीं, लेक्चर ख़त्म हो गया है, इस चैनल के बारे में कुछ बातें बताते हैं और मैं तुम्हें अपनी ना एक स्टोरी बताता हूँ अपनी 12th क्लास की। ठीक है, थोड़ा मज़ेदार बनेगा ये सेशन लास्ट में, तो एक स्टोरी बताता हूँ अच्छी सी, इतना नोट करो। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ख़त्म करने से पहले तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए मैं तुम्हें अपनी 12th क्लास की एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, तो 12th क्लास में हुआ क्या था कि मैंने अपनी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान या करते हुए मैंने एक टेस्ट ट्यूब तोड़ दी थी। स्टोरी कुछ ऐसे हुई थी कि हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, हमें अपने टेस्ट ट्यूब में कई सारे केमिकल्स डालकर किसी एक सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब उसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं एक्सपेरिमेंट को, जो हम कर रहे थे। कुछ केमिकल्स डाल के टेस्ट ट्यूब को शेक करना होता है, फिर एक कलर आता है टेस्ट ट्यूब के अंदर उन केमिकल्स का, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा सॉल्ट है। ठीक, तो फिर हुआ क्या कि मैंने ऐसे ही वो जो कुछ केमिकल्स डाले और मैंने उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया। जब मैंने उसको शेक किया, हमें उसको शेक करना होता है कुछ ऐसे ऊपर नीचे करके। अब जैसे ही मैंने उसको ऐसे शेक किया तो टेस्ट ट्यूब के पीछे वाला जो हिस्सा है गोल गोल, वो उड़ गया और उड़ के सीधा गया ठा ज़मीन पे बजा। अब उसके बाद क्या मुझे डांट पड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है यार, नुकसान हुआ है स्कूल का तो थोड़ी बहुत डांट तो पड़नी ही थी। बाकी हाँ, वो तोड़ने की वजह से बस एक जगह पर रजिस्टर में उन्होंने मुझसे साइन करवाया था कि टेस्ट ट्यूब जो लाइब्रेरी कह रहा हूँ, लैब में से एक जो कम हुई है वो मेरी वजह से हुई है, मेरी गलती है। मेरा एडमिशन नंबर लिखा, मेरा साइन करवाया और बस डिफ़ॉल्टर लिस्ट में थोड़ा सा नाम लिख दिया, ये चीज़ हुआ था। बाकी ऐसे और भी कई सारे किस्से हैं, फिर कभी अलग अलग लेक्चर्स में सुनाएंगे, जो भी लेक्चर तुम्हारे लिए थोड़ा सा असहनीय होगा। तब तक के लिए हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मतलब अभी तो लेक्चर ख़त्म हो गया है, पर तुम चाहो तो और पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1, 2, 3 तीनों ख़त्म हो चुके हैं इस चैनल पर। मैथमेटिक्स का भी चैप्टर 1, 2 दोनों ख़त्म हो चुके हैं इस चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जाओ जाकर देखो, पढ़ो, मज़े करो। अब मैं चला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले की लेक्चर में किसी और नए चैप्टर के साथ। इसका चैप्टर 4 ही शुरू करेंगे। अभी ना मैथमेटिक्स से अच्छा है कि पहले मैं सारे चैप्टर्स ना साइंस के ख़त्म करवा दूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे को 1-2 टीचर्स को और साथ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यार ये चीज़। देखते हैं, चलो बाय बाय, पढ़ लो, तुम पढ़ लो।